हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आवर चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 7 और ये इस चैप्टर से रिलेटेड थर्ड पार्ट है। इससे पहले इसके 2 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो जिन्होंने पहले वो 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उस लिंक को शेयर किया है, तो पहले उन दोनों पार्ट को देखें, उसके बाद से इस पार्ट को देखें। आज के इस पार्ट में हम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो चैप्टर नंबर 3 है उसके रेस्ट ऑफ द जो पॉइंट्स हैं उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा मेन एजेंसीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, यानी इससे पहले वाले पार्ट में हमने पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के फॉर्म देखे थे कि किस तरह से जो लोग हैं वो पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करते हैं। तो उस तरह में 2 फॉर्म देखे थे हमने, एक कम्युनिटी एक्टिविटी के थ्रू और दूसरा जो भी कॉपरेशन होता है या रिस्पॉन्ड होता है टुवर्ड द गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स। ठीक है, तो ये दोनों जो एक्टिविटी है वो किस तरह से होती है, इसके कौन कौन से एजेंसीज है जिनके थ्रू जो पीपल है वो पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो मेन जो एजेंसीज है उनकी बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, यानी आज रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ जो डेमोक्रेसी है उसमें पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। और इसके बाद से जो लास्ट पॉइंट है वो इस चैप्टर का है व्यूज़ इन फेवर ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, यानी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के फेवर में व्यूज़ देखेंगे हम। तो लेट अस स्टार्ट द लेक्चर। द मेजर एजेंसीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, यानी हमने देखा है कि जो कौन कौन से एसेट्स हैं जिनके थ्रू जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है वो लोगों का एनहांस किया जाता है, तो उन एसेट्स को कहते हैं एजेंसी। ठीक है, तो ये एजेंसी है। सबसे पहले हम प्रेशर ग्रुप की बात करेंगे, फिर इनिशिएटिव बात करेंगे। ठीक है, इनिशिएटिव यानी लोग खुद हैं अपनी तरफ से जो प्रपोजल है वो तैयार करते हैं। फिर रिकॉल, नेक्स्ट मीन्स है एजेंसी है पब्लिक हियरिंग, एडवाइजरी काउंसिल, वोटिंग फॉर ए डिसीजन ऑन ए क्वेश्चन, सिविल डिसोबीडियंस एंड पॉलिटिकल रिवेंज। क्लियर, तो दीज आर द एजेंसीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जिनके थ्रू जो पीपल हैं वो पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के इम्प्लीमेंटेशन, उनके डिसीजन या फिर उनके जो उसको प्रपोजल को प्रिपेयर करने में पार्टिसिपेट करते हैं, ताकि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो पब्लिक जो पॉलिसीज़ हैं, जो डिसीजंस हैं, ठीक है, लॉज हैं, उनका फॉर्मेशन किया जाए, उनका डिसीजन लिया जाए या उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। इसमें हमने मेजर एजेंसीज के पॉइंट को रिप्रेजेंट किया है। प्रेशर ग्रुप्स, इनिशिएटिव, रिकॉल, पब्लिक हियरिंग, एडवाइजरी काउंसिल, रेफरेंडम की बात करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस और पॉलिटिकल रिवेंज। दीज आर द मेजर एजेंसी थ्रू विच द पर्सन पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेशर ग्रुप्स। तो प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं कि प्रेशर ग्रुप्स एक तरह से ग्रुप ऑफ कॉमन पर्सन्स का एक ग्रुप होता है जो कि किसी भी अपने पर्टिकुलर किसी एक डिमांड्स को गवर्नमेंट से एक्सेप्ट कराने के लिए गवर्नमेंट को क्या करते हैं, प्रेशराइज करते हैं, और उस डिमांड को फुलफिल कराने के लिए ये क्या हो जाते हैं, ग्रुपिंग, यानी एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। इनकी आइडियोलॉजी होती है, इनके जो डिमांड्स होती हैं वो सेम होती हैं, और अपनी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए ये गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव पे को प्रेशराइज करते हैं। ठीक है, हमारे इंडिया में बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स हैं जो कि पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं। जब भी पब्लिक से रिगार्डिंग कोई भी वॉयलेशन होता है तो ये प्रेशर ग्रुप्स एक्टिव हो जाते हैं, और इन प्रेशर ग्रुप्स के प्रेशराइज करने पे जो गवर्नमेंट है वो उनके वेलफेयर में कई बार डिसीजन लेती है। दीज आर वेरी इफेक्टिव इन वेस्टर्न कंट्रीज। प्रेजेंट में बात करें तो सबसे ज़्यादा ये कहाँ पे इफेक्टिव है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, लाइक यूरोप, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रपोजल प्रिपरेशन या फिर इनिशिएटिव। ठीक है, ये जो एजेंसी है इस एजेंसी के थ्रू क्या किया जाता है, ये प्रोसेस स्विट्जरलैंड में देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, और वहाँ पे जो पर्सन होते हैं वो कोई भी लॉ से रिलेटेड प्रपोजल को खुद उसका ड्राफ्ट क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिगार्डिंग डिसीजन पे ड्राफ्ट प्रिपेयर कर सकते हैं और इसे लेजिस्लेचर के पास भेज सकते हैं फॉर द अप्रूवल। ठीक है, यानी कोई भी पर्सन है वो खुद किसी भी लॉ को यदि बनाना चाहता है तो उससे रिगार्डिंग जो भी ड्राफ्ट है, प्रपोजल है, वो प्रिपेयर करके लेजिस्लेचर के पास, या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में यदि अमेंडमेंट से रिलेटेड कोई डिसीजन है तो उसको प्रिपेयर करके लेजिस्लेचर के पास अप्रूवल के लिए सेंड कर सकते हैं। पर इस अप्रूवल के लिए ज़रूरी है कि जो भी प्रपोजल है उसको जितने भी एक डेफिनेट नंबर ऑफ सपोर्टर्स के साइन होना कंपलसरी है। नेक्स्ट वन इज कॉल बैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, यानी दिस प्रोसेस इज ऑल्सो, ये भी हमें स्विट्जरलैंड की जो डेमोक्रेसी है वहाँ पे दिखाई देती है, और इसमें ये वोटर्स को ये पावर होती है कि कोई भी रिप्रेजेंटेटिव यदि उनकी डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर रहा है तो उसके टेन्योर को कंप्लीट होने से पहले ही उसे उसी की पोजीशन से क्या कर सकते हैं, रिमूव किया जा सकता है या उसे रिकॉल कर सकते हैं, और उसके बिहाफ पे जो गवर्नमेंट है
उस वोटर्स हैं वो नया रिप्रेजेंटेटिव है वो उसको अपॉइंट किया जा सकता है। इफ द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव सेट बाय देम टू गवर्नमेंट पोस्ट इज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन, यदि किसी भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ के लोगों ने इलेक्ट किया है और पर्टिकुलर जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है वो यदि लोगों की डिमांड्स के अकॉर्डिंग, उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, तो लोग जब चाहे तब अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या कर सकते हैं, कॉल बैक कर सकते हैं और उस रिप्रेजेंटेटिव के बिहाफ पे उसको रिप्लेस करके अनदर जो है उसको इलेक्ट करके अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है स्विट्जरलैंड की, इसे कहते हैं कॉल बैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। क्लियर? तो इसके थ्रू जो पीपल है वो डायरेक्टली पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। द नेक्स्ट वन इज पब्लिक हियरिंग, यानी ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारी जो गवर्नमेंट्स हैं उसमें जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं या फिर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होता है, वो लोगों की कंप्लेंट्स को, प्रॉब्लम्स को डायरेक्टली रिटन या जो ओरल फॉर्म है उसमें सुनते हैं और सुनने के बाद उसके जो पर्टिकुलर जो सॉल्यूशन है वो रिलेटेड डिपार्टमेंट्स या रिलेटेड ऑफिसर्स को सॉर्ट आउट करने के लिए डिमांड रखते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस कहते हैं पब्लिक हियरिंग, यानी जन सुनवाई। इन लोगों की सुनवाई की जाती है, इन लोग डायरेक्टली ऑफिसर से, जो भी जितने भी ऑफिसर्स होते हैं रिलेटेड टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो अपनी प्रॉब्लम्स को ओरली या रिटन फॉर्म में उनके सामने रिप्रेजेंट करते हैं और पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट है वो उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यह है पब्लिक हियरिंग। नेक्स्ट है एडवाइजरी काउंसलिंग। एडवाइजरी काउंसलिंग में क्या होता है कि कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो पर्टिकुलर जो भी नॉलेज पर्सन होता है उनका एक ग्रुप बना देता है और उस ग्रुप से वो क्या करता है, एडवाइस लेता है पर्टिकुलर किसी भी इशू पे। ठीक है, तो इस तरह से इंडिया में बहुत सारी जो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग गवर्नमेंट जो एडवाइजरी काउंसिल है वो बनाई गई है और ये एडवाइजरी काउंसिल है वो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ऑफिशियल एम्प्लॉयज़ को क्या करती है, सजेशन देती है, एडवाइस देती है और उनके जो भी काम होते हैं उसमें कीप वॉच, निगरानी करती है और उनके वर्किंग प्रोसीजर को भी वो चेकआउट करती रहती है। ठीक है, तो इंडिया के बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनमें कि इस तरह की एडवाइजरी काउंसिल है, कमिटीज़ हैं, उनको ऑर्गेनाइज किया गया है। द नेक्स्ट इज वोटिंग फॉर द डिसीजन ऑन ए क्वेश्चन। अंडर दिस प्रोसेस पब्लिक वोटिंग इज डन। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, इस प्रोसेस में लोगों की वोटिंग कराई जाती है रिगार्डिंग ए सब्जेक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस और नेशनल इंपॉर्टेंस लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पासिंग ए न्यू बिल, यानी कोई भी नया बिल पास करना है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है और ये बिल या अमेंडमेंट है और नेशनल इंपॉर्टेंस का है, तो इस पर्टिकुलर इशू पे, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में लोगों से क्या कराई जाती है, वोटिंग कराई जाती है। ठीक है, इसका जो रिसेंट एग्जाम्पल है कि जैसे ब्रिटेन में वोटिंग कराई गई कि ब्रिटेन को EU का मेंबरशिप है वो कंटिन्यू रखना चाहिए, वहाँ से एग्जिट करना चाहिए, तो वहाँ के लोगों ने क्या कर दिया कि यूरोपियन यूनियन को डिसकंटिन्यू कर दिया। क्लियर? EU की मेंबरशिप जो है उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। द नेक्स्ट इज सिविल डिसओबीडियंस। तो जैसे कि हम जानते हैं ये गांधी जी का एक टूल था जिसके थ्रू उन्होंने ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट में एक लंबी लड़ाई, एक नेशनल मूवमेंट है उसको रन किया था। और इसमें क्या होता है कि कोई भी गवर्नमेंट यदि अनजस्ट लॉ बनाती है तो उस लॉ को ओपनली लोग क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। ठीक है, जिससे कि मासेस और जो गवर्नमेंट है उसका जो अटेंशन है वो पर्टिकुलर लॉ की तरफ जाता है और गवर्नमेंट प्रेशराइज होकर उस लॉ को क्या कर देती है, चेंज कर देती है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल रिप्रीजल और रिवेंज। ठीक है, इस एजेंसी को पॉलिटिकल वायलेंस के नाम से भी जाना जाता है और ये ट्रेडिशनल फॉर्म है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का, लेकिन आजकल ये कैसा हो गया है, कॉमन हो गया है। और इसमें रिवेंज में क्या किया जाता है कि जो भी लोग रिप्रेजेंटेटिव या गवर्नमेंट के काम से सेटिस्फाई नहीं होते, उनकी पॉलिसी से सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो क्या स्टार्ट कर देते हैं, दे स्टार्ट स्ट्राइक यानी हड़ताल, डिस्ट्रॉइंग पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना, एक्सप्लोड बॉम्ब विस्फोट करना, ब्लॉक द रोड्स, ठीक है, एक्सेप्टर टू कंपील द गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट देयर डिमांड्स, ताकि गवर्नमेंट है उसको प्रेशराइज किया जाए कि वो उनकी डिमांड्स को क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। तो दीज आर द मेजर एजेंसी थ्रू विच द पब्लिक और द पीपल पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल एक्टिविटीज। क्लियर? Now we talk about what is the importance of political participation, कि political participation की importance क्या है। तो it has been considered since ancient time that public participation in politics is an important condition for a successful democracy or republic। यानी पुराने समय से हम देखते जा रहे हैं यदि किसी भी कंट्री में हम एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी या रिपब्लिक इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो वहाँ पे लोगों का जो पार्टिसिपेशन है पॉलिटिक्स में वो कैसा होना चाहिए, एसेंशियल, ठीक है, कंपल्सरी होना चाहिए। यानी जिस कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे तो वहाँ पे एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको इस्टेब्लिश किया जा सकता है। इट इज़
ऑल्सो ट्रू। लेकिन आज के दिन में हम देखें तो हम जानते हैं, ऐसा देखने को मिलता है कि डेमोक्रेसी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें सिर्फ पार्टिसिपेट इन डिसीजन प्रोसेस, जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वही डिसीजन प्रोसेस में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। द रिजल्ट दैट वोटर हैव वेरी लिटिल नॉलेज। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जो वोटर होता है वो तो सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने तक ही उसका पार्टिसिपेशन क्या हो जाता है, लिमिट हो जाता है। उसके बाद से जो भी काम करना होता है डिसीजन मेकिंग का, उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है वो कौन प्ले करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वोटर को जो भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी जो नॉलेज होती है वो कैसी होती है, वेरी लो, बहुत कम होती है या फिर नहीं के बराबर होती है। तो वो ये जो पॉलिटिकल इशूज़ है उससे रिगार्डिंग कैसे रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं, आइसोलेटेड रहते हैं, मतलब उन्हें ज़्यादा कुछ इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बिसाइड इट देयर आर मैनी अदर प्रॉब्लम्स विच आर फॉलोइंग। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसके थ्रू जो कॉमन पीपल हैं वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में, पॉलिसीज़ में या डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो क्या है कि वोटर्स रिमेन न्यूट्रल टुवर्ड वोटिंग, कि कई बार वोटिंग के टुवर्ड भी वो सब क्या रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं, जाते हैं, उन्हें पता नहीं रहता है कि किस कैंडिडेट को इलेक्ट करना है, कौन सी पार्टी का है कैंडिडेट, ठीक है। हमारे यहाँ पे कौन कौन से कैंडिडेट है वो जाते हैं और पर्टिकुलर किसी को भी वोट दे के आ जाते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रल रहते हैं। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव रिमेन नेग्लिजेंट टुवर्ड द पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब वोटर न्यूट्रल रहते हैं तो जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होकर आते हैं वो भी अपनी पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के टुवर्ड कैसे रहते हैं, नेग्लिजेंट करते हैं, यानी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। मिसयूज ऑफ पोस्ट एंड पावर, ठीक है, पोस्ट और पावर का क्या होता है, मिसयूज होता है। करप्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन इज वाइड स्प्रेड, और चारों तरफ करप्शन धीरे धीरे बढ़ जाता है यदि वहाँ पे ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में नहीं है। तो अब इंस्टेड ऑफ अबव मेंशन प्रॉब्लम्स, यानी जो भी प्रॉब्लम्स हमने अभी फोकस की देखी, इफ प्रॉपर अपॉर्चुनिटी आर गिवन टू सिटीजन दे विल सर्टेनली डिस्कस द पॉलिटिकल मैटर्स एंड कीप क्लोज आइज ऑन एक्टिविटीज़ ऑफ पॉलिटिशियन। यदि हम सिटीजन्स को अपॉर्चुनिटी देंगे ज़्यादा से ज़्यादा कि वो पॉलिटिकल मैटर्स को डिस्कस करें, और डिस्कस करने के साथ साथ ही जो पॉलिटिशियन है उनके एक्टिविटीज़ पे क्या करें, क्लोज आइज यानी निगरानी रखें, तो इससे क्या होगा कि इससे जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगी, और पर्टिकुलर जो भी रिप्रेजेंटेटिव है ये भी लोगों के लिए क्या रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, पावर का मिसयूज नहीं होगा, पावर और पोस्ट का जो करप्शन है वो धीरे धीरे क्या होगा, रिड्यूस होगा। इसलिए लोगों का जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है पॉलिटिकल पॉलिसीज में, डिसीजन मेकिंग में या उसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ही ज़रूरी है, ताकि जो भी पॉलिटिशियन है, जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो क्या ना करें, अपनी पावर पोस्ट का मिसयूज़ ना करें, करप्शन इंक्रीज ना हो, वो पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के टुवर्ड्स क्या रहे, नेग्लिजेंट ना रहे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, उसको फुलफिल करें, जिसके कारण कि पर्टिकुलर जो कंट्री है उसमें सक्सेसफुल डेमोक्रेसी या रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इजीली इस्टेब्लिश किया जा सके, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की। Hence, political participation is an important factor for element not only for the formation of good society but also for living the life the decently। तो एक अच्छी सोसाइटी को फॉर्म करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। इसके अलावा भी यदि हम डिसेंटली रहना चाहते हैं, विदाउट करप्शन, विद द फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, पॉलिटिकल पॉलिसीज़ को में, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में लोगों का बहुत ही क्या है, ज़रूरी है। तो किस तरह से हम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो इन द मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम इट इज़ नेसेसरी टू मोटिवेट द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ कॉमन पीपल। तो मॉडर्न जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसमें ज़रूरी है कि हम लोगों को मोटिवेट करें ताकि कॉमन जो पीपल हैं वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। तो दे शुड टेकन पार्ट इन पब्लिक, दिस इज़ द मोर एंड मोर, यानी जो भी पब्लिक जो इश्यूज़ हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें क्या करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। लार्ज डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड सजेस्ट द फॉलोइंग मेजर्स टू इंक्रीज द सिटीजन पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल मैटर्स। तो जो लार्ज जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उन्होंने कुछ मेजर्स अडॉप्ट किए हैं जिसके बिहाफ पे सिटीजन्स हैं वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकता है। तो कौन कौन से मेजर्स हैं? तो सबसे पहले देयर शुड बी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो भी गवर्नमेंट है और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसका डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, यानी पावर से वो सेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए किसी एक पर्सन या किसी एक डिपार्टमेंट के पास, वो डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल या डिफरेंट ग्रुप ऑफ डिपार्टमेंट्स में क्या होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टेकिंग डिसीजन भी हैंडेड ओवर टू लोकल बॉडीज़, और जो लोकल बॉडीज़ है उसको डिसीजन जो है लेने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हैंड ओवर की जानी चाहिए, जैसे कि इंडिया में की गई है पंचायत राज सिस्टम को, ठीक है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल एंड म्यूनसिपलिटी को।
तो इंडिया में पंचायती राज है, वो डिसेंट्रलाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट क्या है ऑप्शन है, उसके थ्रू पावर्स को डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश की गई है। पब्लिक ओपिनियन मस्ट बी टेकन वाइल मेकिंग एनी न्यू रूल और एन अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और जब भी कोई नया रूल बना रहे हैं या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जा रहा है तो उसके लिए क्या लिया जाना चाहिए, पब्लिक ओपिनियन, यानी लोगों से वोटिंग कराई जानी चाहिए। दिस प्रोसेस विल मोटिवेट द सिटीजन टू टेक मोर इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू लोग मोटिवेट होंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट के साथ क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो दीज आर द मेजर बाय विच एनी person can be motivated to take the participation in the political matters or political activities. Clear? Now the next topic of this chapter is views in favor of political participation। कि political participation है वो compulsory क्यों है, तो इसके फेवर में कुछ views हैं तो हम देखते हैं कि फॉलोइंग आर द लॉजिकल रीजन इन सपोर्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि यदि किसी भी कंट्री में हम यदि सक्सेसफुल डेमोक्रेसी या फिर रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो उसके लिए लोगों का पार्टिसिपेशन होना क्या है, कंपलसरी है। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नॉट ओनली प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पार्टिसिपेट, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो पार्टिसिपेशन करेंगे तो उससे सिर्फ उनके इंटरेस्ट, उनका वेलफेयर ही प्रोटेक्ट नहीं होता है इटसेल्फ, बट इट ऑल्सो इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ पार्टिसिपेंट बिकॉज द पीपल केयरफुली एग्जामिन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ए पॉलिटिकल एक्टिविटी बिफोर इंडल्गिंग इन इट। यानी जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ या मैटर्स में पार्टिसिपेट करेंगे तो उनकी एबिलिटी है वो क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। क्यों इंक्रीज़ होती है, क्योंकि वो केयरफुली जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज को क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं, केयरफुली उसको देखते हैं, उसको जज करते हैं। तो इससे उनकी जो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, वो डे बाय डे क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। और जब उनकी नॉलेज इंक्रीज़ हो जाएगी रिगार्डिंग द पॉलिटिकल मैटर्स या पॉलिटिकल पॉलिसीज़, तो किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ या मैटर में पार्टिसिपेट करने से पहले वो उसको अच्छी तरह से उसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज को क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे, यानी अवेयर होंगे। Political participation makes the citizen of a country morally, socially and politically more and more aware। तो जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा तो उस कंट्री के जो सिटीजन्स हैं वो कैसे होंगे, मोरली, सोशली और पॉलिटिकली अवेयर होंगे। ठीक है, Political participation increases the tendency of unity among the citizens because they learn to unite for the common interest। तो जब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगा तो लोग क्या होंगे, लोगों के अंदर यूनिटी आएगी, यानी वो एक रहेंगे, एकता की जो भावना है, तो फीलिंग ऑफ यूनिटी है वो उनमें इंक्रीज होगी। क्यों होगी, क्योंकि सारे के सारे लोग हैं वो किसी एक कॉमन इंटरेस्ट के लिए क्या करेंगे, डिमांड रखेंगे, उसके लिए अवेयर रहेंगे, उसके लिए वो प्लान बनाएंगे, प्रपोजल पास करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक रिगार्डिंग द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ चैप्टर 7 और पॉलिटिकल साइंस क्लास 12। तो ये 3 पार्ट में इस चैप्टर को हमने कंप्लीट किया है। अब इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो व्हाट इज़ कम्युनिटी एक्टिविटीज़। तो कम्युनिटी एक्टिविटीज़ है, इसको मैंने इससे पहले वाले पार्ट में डिफाइन किया है। तो जिन स्टूडेंट ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके या फिर इस डिस्क्रिप्शन में मैंने उन वीडियोज़ के लिंक दिए हैं, वहाँ से पहले उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। विच आर द 2 मेथड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के 2 मेथड्स कौन से हैं, ये भी इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया है। एक्सप्लेन द मेजर एजेंसीज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की जो मेजर एजेंसीज हैं उनको डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है। राइट एन ऐसे ऑन ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो ये भी इससे पहले वाले जो सेकंड पार्ट है उसमें ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को मैंने एक्सप्लेन किया है, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। राइट एनी 3 रीजंस इन द नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, यानी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की इंपॉर्टेंस क्यों है उसके लिए 3 रीजन देने हैं। ठीक है, 3 रीजन बताने हैं तो क्यों ज़रूरी है। ठीक है, या फिर व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन या व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिटिकली एग्जामिन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो इसमें हमें सबसे पहले मीनिंग बताना है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का, उसके बाद से उसकी इंपॉर्टेंस बतानी कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, और उसके बाद से उसके हमें फेवर और डिसफेवर में जो भी हैं पॉइंट्स रखने हैं कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के फेवर में पॉइंट्स कौन से हैं और वो उसकी क्या डिसफेवर है जिसके कारण से ज़्यादा लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर 7 पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और पॉलिटिकल साइंस। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा चैप्टर 7 और पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। इस टॉपिक से रिलेटेड यदि आपकी कोई क्वेरीज हो, कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम्स। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।